हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी के चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं इनकम मेथड, राइट। तो जो हमारा इनकम मेथड है उससे हम कैलकुलेट करते हैं NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं NDP एट FC। तो आखिर इनकम आती कहाँ से है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा बेसिक है, जो भी हमारा बेस है वो है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन, तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें नीड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो चीज़ें प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। किसकी नीड होती है हमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमें नीड होती है। प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्होंने प्रोडक्शन में हेल्प करी है, जाहिर सी बात है इन्हें पैसे भी मिलेंगे, इन्हें इनकम भी दी जाएगी, इनकी इनकम भी होगी, तो इन्हें क्या मिलता है? पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जो हमारा लेबर है उसे हम क्या देंगे? देखो, लेबर और एम्प्लॉयज़ दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, राइट। तो जो हमारा लेबर या एम्प्लॉयज़ है उन्हें हम क्या देंगे? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। मीन्स जो भी आप एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करोगे या लेबर को पेमेंट करोगे उसे हम क्या नाम देंगे? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब जो ये कॉम्पनसेशन मिलता है, जानने वाली बात ये है कि ये किस किस फॉर्म में मिलती है, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आपके जान पहचान में कोई जॉब करता है तो जो कॉम्पनसेशन, जो सैलरी होती है वो 3 फॉर्म में मिलती है। पहला क्या होता है? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, ठीक है, कैश की फॉर्म में पैसा मिलता है। दूसरा होता है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, मीन्स आपको कैश में पैसा नहीं मिलता, आपको फ्लैट दिलवा दिया जाता है, आपके घर में मेड दी जाती है, आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, राइट। तो इसे भी हम किसका पार्ट मानते हैं? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का, राइट। 2 चीज़ें मैंने बता दी है, एक चीज़ और है वो बताऊंगी अभी। तो पहली 2 चीज़ क्या है? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, और फिर क्या है? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, देखो सैलरी एंड वेजेस इन कैश भी हो गया, काइंड भी हो गया। तीसरी चीज़ आती है, देखो कुछ पेमेंट, कुछ सैलरी का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो एम्प्लॉयज़ को उनके रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे किस फॉर्म में लेते हैं? उसे लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आपने देखा होगा कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, कहते हैं कि हमारा PF में इतना % कटता है, राइट। तो प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी करता है और एम्प्लॉयर भी करता है, राइट। तो इसके अंदर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ करेगा, जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा, सिर्फ उसी को ही इंक्लूड करेंगे, जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है? कि जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया है वो ऑलरेडी सैलरी एंड वेजेस इन कैश में जो उसे पैसा मिला था उसका ही कुछ पार्ट निकाल के उसने PF में कंट्रीब्यूट कर दिया है। मीन्स ये ऑलरेडी कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का पार्ट बन गया है जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया था। अब दूसरी बात आती है जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया था। जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है वो इसका पार्ट, इन दोनों का पार्ट नहीं बनती, इसीलिए कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर हम अलग से लेते हैं, ठीक है। तो देखो PF में क्या होता है? जितना पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, जितना पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने 5,000 रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं तो एम्प्लॉयर भी 5,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 5,000 रुपये, इसे हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। अगला आता है लैंड। तो जो ये लैंड है, अगर आपके पास लैंड है और आपने इसे किराए पे दी है तो आपको क्या मिलता है, रेंट। देखो, रेंट उस टाइम पे मिलता है अगर आपने जो लैंड का ऊपर का पार्ट है उसमें कंस्ट्रक्शन करके लैंड किराए पे दे दी है तो आपको क्या मिलता है, रेंट। लेकिन अगर जो लैंड का अंदर का माइनिंग करने के लिए आपने दे दी है, नेचुरल गैस निकालने के लिए दे दी है, तो उसके बदले जो आपको पैसे मिलते हैं उसका नाम होता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी आ गया। दूसरा क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी। तो जो भी कैपिटल, जो भी आपको लोन मिलता है उसके बदले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। तो कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अगला क्या है, अगला हमारा होता है एंटरप्रेन्योर, राइट। जो एंटरप्रेन्योर क्या है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, जाहिर सी बात है। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब जो ये प्रॉफिट हो गया, इसका सबसे पहले होता क्या है, जैसे ही प्रॉफिट होता है, ठीक है, जैसे ही प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होते ही गवर्नमेंट आ जाती है, बोलती है हमें हमारा टैक्स दो, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जाता है। उस टैक्स का नाम है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स के बाद क्या होता है, टैक्स पे कर दिया तो अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जिन्होंने पैसा लगाया होता है कंपनी के अंदर, राइट, उन्हें क्या मिलता है, उन्हें डिविडेंड मिलता है। उन्हें क्या मिलता है, उन्हें डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब पैसा, अब टैक्स भी पे कर दिया, डिविडेंड भी बांट लिया। अब तीसरी चीज़ क्या होती है, कुछ पैसा रिजर्व की फॉर्म में बचा के रख देते हैं, क्योंकि हो सकता है इस साल तो प्रॉफिट हो गया लेकिन आने वाले साल में हो सकता है शायद प्रॉफिट ना हो, तो उस टाइम पे काम आ जाएगा, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं हम, रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, कोई भी नाम लिख लो। तो एक तरह की और अर्निंग होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, हमने उनकी बात नहीं की अभी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे जो रिटेल शॉप में जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, जो अपनी शॉप के ऑनर भी होते हैं, अपनी शॉप के लेबर भी होते हैं, तो इनको जो इनकम होती है उसे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, क्योंकि इनकी इनकम को क्लासीफाई करना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड इनकम। क्या होगा, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो अगर आपका इनकम मेथड में क्वेश्चन आता है, क्या इनकम मेथड का आपका क्वेश्चन आता है, अगर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ गिवन है तो ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी। लेकिन अगर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ गिवन नहीं है तो इन तीनों चीज़ों को लिखेंगे। अगला क्या है, अगर रेंट और रॉयल्टी, आपको बस इनकम को देखना है, जो आपकी इनकम है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, इनको नहीं देखना, सिर्फ इनकम को देखना है, ठीक है। तो जो अगर रेंट एंड रॉयल्टी आपको गिवन है तो उन दोनों को प्लस कर दोगे इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए। इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट प्लस होगा। चौथी चीज़ आती है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है, डिविडेंड होता है, रिजर्व होता है। अगर प्रॉफिट गिवन है तो इन तीनों को इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इन तीनों को प्लस करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, मिक्स्ड इनकम। ये तो ऐसे का ऐसे ही दिया रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने ये कर लिया कि अगर हमें इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना हो तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ये इन सारी चीज़ों को प्लस करने के बाद हमारा आ जाएगा NDP एट FC, राइट। जो हमारा NDP एट FC, इसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। इतना। अब एक बात बताने की और है, जो हमारा ये रेंट एंड रॉयल्टी है और जो ये इंटरेस्ट है और जो ये प्रॉफिट है, इन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस।
ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स अगर आपको अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। तो फिर उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। समझ में आया? ऑपरेटिंग सरप्लस में ये तीनों आते हैं, राइट। तो हम इसको मिटा देते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया है किसका, ये आपका फॉर्मूला हो गया इनकम मेथड का। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ प्लस करेंगे रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस में मिक्स्ड इनकम। इतनी बात समझ में आ गई है? इतना आप कॉपी करो, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है, ट्रांसफ़र इनकम। नेशनल इनकम में कभी भी ट्रांसफ़र इनकम नहीं आती है। ट्रांसफ़र इनकम कमाई हुई इनकम नहीं होती है, सिर्फ आपको मिली। जैसे आपको डोनेशन में पैसे मिले, राइट, उसे आपने कमाया तो नहीं, वो किसी और की कमाई हुई इनकम थी, उसकी इनकम वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गई होगी। लेकिन जब आपको फ्री में वो इनकम मिल चुकी है डोनेशन की फॉर्म में, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन, आपने कुछ किया है इसलिए आपको पैसे नहीं मिले, जस्ट बिकॉज आप बूढ़े हो गए इसलिए आपको पैसे मिले, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर इनकम। अगला क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड। जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप कोई पुराना सामान बेचते हो तो उससे आपको जो पैसे मिलते हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। जैसे आपके पास एसी है, वो पुरानी हो गई है, आपने उसे सोल्ड आउट किया, उससे जो पैसे आए वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर किसी ब्रोकर ने आपको बायर ढूंढ के ला के दिया, क्या आपको किसी ब्रोकर ने बायर ढूंढ के ला के दिया और उस बायर को जो कमीशन मिली है, उस ब्रोकर को जो कमीशन मिली है, क्या जो ब्रोकर को कमीशन मिली है वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, क्योंकि ब्रोकर की कमीशन उसकी अर्नड इनकम है, वो उसने कमाई है, फ्री में नहीं हुई है, ठीक है। अगला है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। अगर आप शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स को सेल करते हो, उससे जो पैसा आता है क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? नहीं, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये मेयर पेपर क्लेम्स हैं। कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं हुई है, सिर्फ पेपर का एक्सचेंज हुआ है। पहले बॉन्ड मेरे पास था, अब आपके पास चला गया। पहले शेयर का पेज मेरे पास था, अब शेयर का पेज आपके पास चला गया, राइट। सिर्फ इसके अंदर इतना चेंज आया है। तो जो अगर शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स को अगर बेचते हैं तो उससे कोई वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा पेपर क्लेम से बचता, ठीक है। लेकिन अगर आपको शेयर बेचना था, बेचने में किसी ब्रोकर ने आपकी मदद करी, ब्रोकर ने बिकवाए आपके शेयर, तो जो ब्रोकर को कमीशन मिलेगी, क्या जो ब्रोकर को कमीशन मिलेगी वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि वो उसकी कमाई हुई इनकम है, ठीक है। अगला क्या है, विंडफॉल गेन। क्या है विंडफॉल गेन? क्या होता है, आपने सुना होगा लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, इन सब में जो पैसे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, विंडफॉल गेन। तो आप मुझे बताओगे जो विंडफॉल गेन होता है क्या उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? नहीं, इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, राइट। तो विंडफॉल गेन्स नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे, ओके। अगला है हमारे पास इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो अब क्या होता है, जैसे समझो मुझे एक शॉप खोलनी है, मुझे बिजनेस करना है, शॉप खोलनी है, राइट, ठीक है। तो जो शॉप की जगह थी वो मेरे पापा ने प्रोवाइड कर दी। पापा ने बोला कि ये जगह मेरे पास है, आप यहाँ आओ और काम करो। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मुझे बैंक से लोन लेना था, लेकिन मैंने बैंक से लोन लेने के बजाय मैंने पापा से ही पैसे ले लिए, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो ऑनर है उसने खुद का ही अपना यूज़ करना शुरू कर दिया, अपना स्पेस यूज़ करना शुरू कर दिया, अपने पैसे यूज़ करना शुरू कर दिए, तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे, क्योंकि
हम अज्यूम करेंगे कि अगर हमने ये लोन बैंक से लिया होता तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, जितना इंटरेस्ट वहाँ पे करना पड़ता उतना ही नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगा। समझ में आया? तो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज क्या होगी, नेशनल इनकम का पार्ट बनती है। अगला है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग क्या होता है कि अगर जो आपने पेमेंट करी है, आपने किसी को पैसे दिए हैं, वो आपने पास सेविंग से दे, मीन्स आपके पास पहले की सेविंग बची थी, उससे आप खर्चा कर रहे हो, उससे आप पे कर रहे हो, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले जब आपकी इनकम अर्न हुई थी उसी टाइम पे वो एनआई का पार्ट बन चुकी थी, दोबारा एनआई का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो पेमेंट आउट ऑफ पास सेविंग भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। तो ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड, वो पुराना सामान बेच देते हैं, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता। लेकिन अगर जो ब्रोकर है उसने बिकवाया है सामान, तो उसको जो कमीशन मिलेगी वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगी। अगला क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर डिबेंचर, ये सिर्फ मेयर पेपर क्लेम्स है, इनको बेचने से जो पैसा मिलेगा वो एनआई का पार्ट नहीं बनेगा, इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो मेयर पेपर क्लेम्स है। और जो लेकिन अगर ब्रोकर को जो कमीशन मिलेगी वो इनकम मेथड का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि वो उसकी कमाई हुई इनकम है। अगला क्या है, विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन क्या होता है, से लॉटरी वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया, वो फिर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पापा ने खुद स्पेस प्रोवाइड का, आपका खुद का स्पेस था, आप वहीं काम करना शुरू हो गए, तो थोड़ी ना वो लैंड आपकी फ्री की हो जाएगी, उसका भी हम रेंट एस्टिमेट करेंगे कि इस एरिया में इतने साइज ऑफ लैंड का, इतने साइज ऑफ एरिया का क्या प्राइस चल रहा है, फिर उसी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर यह पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।